Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty as an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering of Ambalika Institute of Management and Technology, affiliated with AKTU. Today we are going to have a discussion for the subject thermodynamics of BTech third semester. In the previous lecture we have talked about the first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics, the example like compressor, reciprocating compressor, pump. So, इन तरह के एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने वी हैव अप्लाइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज वेल एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हम लोगों ने देखा पिछले लेक्चर्स में कि ओपन साइकिल क्या होती है, सॉरी ओपन सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, साइकिल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ, PMM1 क्या होता है, PMM2 क्या होता है, इन सब के डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एंट्रोपी इन थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या इसके साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, कैसे यूज़फुल है हम लोग की लाइफ में, कैसे अप्लाई करते हैं इसको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में, साइकिल में, इस तरीके से किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली अगर एंट्रोपी की हम लोग बात करें तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं आज। लेकिन एंट्रोपी एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पर ही लिमिटेड नहीं है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ही लिमिटेड नहीं है। इसके ये एक ऐसा टॉपिक है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, यूनिवर्स में जितनी भी एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंस हैं, हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, सब पे कहीं ना कहीं एंट्रोपी फॉलो होती है, एंट्रोपी लागू होती है। अगर हम लोग बात करें केमिकल इंजीनियरिंग में, अगर हम लोग बात करें इफ़ यू टॉक अबाउट फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट्स में एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो सिर्फ एक थर्मोडायनेमिक्स पर ही ये लिमिटेड नहीं है, यूनिवर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबके ऊपर कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ नथिंग विदाउट एंट्रोपी। अगर आप एंट्रोपी के बारे में नहीं जानते हैं, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट कभी भी आपको क्लियर नहीं हो सकता, फर्स्ट लॉ क्लियर नहीं हो सकता है, सेकंड लॉ क्लियर नहीं हो सकता है, और आगे के जितने भी एनालिसिस हैं वो सारी चीज़ें एंट्रोपी के बगैर नहीं हो सकती। तो इसीलिए इसका जो साइकोलॉजिकल मीनिंग है, इसका जो एनालिसिस है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल की बात हम करें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। अगर हम लोग इफ़ विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी फ्रॉम बुक्स, articles, then we will find the definition is like that it's a disorder, simply we can say it's a loss, it's a measure of irreversibility. What does it mean exactly, what does it mean? अगर हम लोग बात करें शॉर्ट फॉर्म में, what is entropy? Entropy is simply a loss, it's simply a disorder. किसी भी बॉडी में जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी, जितना लॉस होगा उसको हम कहेंगे दिस इज बेसिकली द एंट्रोपी की वजह से हो रहा है। मेजर ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, इसके पहले हम लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़े, इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़े। रिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होती थी। अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो वहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो होगी। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने पहले किया था। आज हम लोग इसके और डीपली थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे डिसऑर्डर होता है एंट्रोपी, कैसे लॉस होता है और कैसे हमारी लाइफ में यूज़फुल है, कैसे थर्मोडायनेमिक्स में कैसे न्यूमेरिकल
हम यूज़ कर न्यूमेरिकल्स में हम द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी यूज़ करते हैं। और हम लोग अगर बात करें इंजन्स की, रेफ्रिजरेटर की या हीट पंप की, तो भी यहाँ पे एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि बेसिकली वो हीट पंप या वो हीट इंजन या मैकेनिकल कंपोनेंट वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। इसके कॉन्सेप्ट, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि बेसिकली वो एलिमेंट वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा, कैसे कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस के दौरान पता लगा सकते हैं एंट्रोपी से, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी से। लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी जानना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे लाइफ में, बेसिकली इसको डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे वी आर गेटिंग ओल्ड, डे बाय डे वी आर गेटिंग ओल्ड, इन द सेंस हमारी एज, जैसे ही दिन आगे टाइम बीत रहा है, हम लोग दिन पे दिन ज़्यादा उम्र के होते जा रहे हैं, बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं। ये क्यों होता है? ये इसके पीछे भी एक एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जैसे ही टाइम आगे बीतता है वैसे ही हम लोग ओल्डर, जैसे आगे बीतेगा तो वैसे हम लोग ओल्ड होते चले जाएंगे, बुजुर्ग होते चले जाएंगे। हम लोग टाइम से कभी पीछे नहीं जा सकते, यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारी एज 2 साल बाद कम हो जाए, हम और अच्छे दिखने लगें, ऐसा कभी नहीं होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली एंट्रोपी का, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसलिए इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग टाइम से पीछे चले गए, एंट्रोपी का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, इट विल नेवर डिक्रीज। यूनिवर्स की एंट्रोपी, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने वाली बात है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे ही वैसे उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करती चली जाएगी, इट विल नेवर डिक्रीज। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर ऐसा हो रहा है तब तो ठीक है, अगर एंट्रोपी बढ़ रही है यूनिवर्स की देन इट्स ओके। लेकिन अगर एंट्रोपी यूनिवर्स की घटने लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग टाइम से पीछे जाएंगे हमारी एंट्रोपी घटने लगेगी यूनिवर्स की, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। इसीलिए टाइम को कभी पीछे नहीं जा सकते हम लोग, हमेशा टाइम आगे बढ़ेगा। दूसरा देखते हैं, वाई एवरीथिंग गेटिंग डेप्रिशिएटिंग। यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, जितने भी मैकेनिज्म हैं, वो सारे मशीन्स, सारे मैकेनिज्म जैसे ही टाइम बीत रहा है उस तरीके से ख़राब होते चले जाएंगे। हम लोग देखते हैं कोई भी मशीनिंग कंपोनेंट ले लें तो कुछ दिन बाद, वो कुछ सालों बाद ख़राब हो जाएगा अपने आप। वो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो ख़राब वाला कंपोनेंट अपने आप सही हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर वो ख़राब कंपोनेंट अपने आप सही होने लगे स्पॉन्टेनियसली, in that case the entropy of universe will decrease. This will never happen. This will be never happen. That means the entropy of universe will increase, और वो increase तभी करेगी जब टाइम हमारा आगे ट्रेवल करेगा, टाइम हम लोग आगे जाएंगे। तो इसीलिए होता क्या है कि जितने भी यूनिवर्स में सब्सटेंस हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, ह्यूमन बॉडीज़ हैं, वो जैसे ही जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे डिप्रिशिएट करते चले जा रहे हैं। वाई अ बॉल थ्रोन फ्रीली नेवर रिटर्न्स टू द सेम हाइट। अगर हम लोग बात करें, एक बॉल लें, उसको सर्टेन हाइट से छोड़ दें, होगा क्या? बॉल नीचे आएगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर के रिटर्न होकर के थोड़ी सी नीचे हाइट तक आएगी, यानी वो बॉल अपनी पुरानी पोजीशन पर कभी वापस नहीं आएगी। द बॉल विल नेवर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ऐसा क्यों होता है? अगर वो बॉल पुरानी पोजीशन पे आ गई तो होगा क्या? इस केस में यूनिवर्स की एंट्रोपी 0 होगी, यानी इंक्रीज नहीं करेगी। और अगर इंक्रीज नहीं करेगी दैट मीन्स दिस इज इम्पॉसिबल। दैट मीन्स वो बॉल रिटर्न होकर के कभी भी अपनी पुरानी पोजीशन पर नहीं आएगी। जैसे ही
यहाँ से छोड़ा तो यहाँ तक आई, फिर उसके नेक्स्ट सेकंड हम लोग बात करेंगे यहाँ तक आएगी, इस तरीके से करते करते आगे बढ़ता चला जाएगा प्रोसेसिंग। तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली लॉसेस होते हैं, एक तरीके के एनर्जी का लॉस हमारे बढ़ते चले जाएंगे, और लॉस हमारे बढ़ेंगे तो पूरी तरीके से ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। तो बेसिकली दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, जितने भी प्रोसेस है हमारे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी द सीरीज ऑफ प्रोसेस in which the initial and final condition is same, that is known as cycle। और यहाँ पर, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस तभी कहलाएगा जब सेम हाइट से छोड़ा गया बॉल उसी हाइट पे आ जाए। इस केस में चेंज इन एंट्रोपी इज 0। अगर इस हाइट से छोड़ी हुई बॉल उस हाइट तक नहीं आ रही है, यानी उससे कम थोड़ा हाइट तक जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, जो एक जाहिर सी बात है। यानी तो यूनिवर्स की एंट्रोपी है एनी हाउ वी हैव टू इंक्रीज, यानी वो बॉल रिटर्न होकर के सेम हाइट पे कभी नहीं आएगी। अगर ऐसा होगा, इन दैट केस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल नॉट इंक्रीज, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई यूनिवर्स एक्सपैंड्स कंटिन्यूसली, जैसे जैसे टाइम हो रहा है, जैसे जैसे टाइम हम लोग बीत रहा है हम लोगों का, वैसे वैसे यूनिवर्स एक्सपेंशन होता चला जा रहा है, एक्सपैंड करता चला जा रहा है। इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे भी समझेंगे कि इसमें एग्जैक्टली हो कैसे रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट एंट्रोपी कैसे आ रहा है। लेकिन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर टाइम पीछे चला जाएगा तो होगा क्या, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा। ये एक्सपेंशन जो हो रहा है यूनिवर्स का, ये कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा, जो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कभी, ड्यू टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। दैट मीन्स द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स the entropy will increase for the universe. It will never happen that the entropy of the universe decrease. That means universe की entropy हमेशा increase ही करेगी, चाहे जिस condition में हो। अगर हम लोग बात करें next, why heat never flows from cold body to hot body automatically। हम लोग देखते हैं कि heat हमेशा hot body से कोल्ड बॉडी को फ्लो करती है। यानी अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट हमेशा यहां से यहां फ्लो ही करेगी, इसका अपोजिट कभी नहीं हो पाएगा स्पॉन्टेनियसली। अगर हम लोग बात करें, यानी द हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर to the body at low temperature. This is only due to the concept of entropy। इसको डिटेल में हम लोग आगे भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ड्यू टू ओनली द चेंज इन एंट्रोपी। होता क्या है बेसिकली, इसकी एंट्रोपी चेंज होती है। यूनिवर्स अगर हम लोग बोलें तो बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स। इसमें बाउंड्री का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बेसिकली हम लोग देखें तो यूनिवर्स बेसिकली सराउंडिंग और सिस्टम दोनों को कंबाइन कर दें तो वो यूनिवर्स कहलाता है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, दिस अगर सिस्टम को ले लें, इसको सिस्टम ले लें और इसे हम सराउंडिंग ले लें, तो इसकी जो चेंज इन एंट्रोपी, हीट एक्सट्रैक्शन हो रहा है, हीट निकल रही है, एंट्रोपी इसकी घट रही है, इसमें हीट का एडिशन हो रहा है, एंट्रोपी इसकी बढ़ रही है। इसका कंबाइंड इफेक्ट हम लोग देखें, इसकी एंट्रोपी निकालें और इसकी एंट्रोपी निकालें, दोनों को ऐड कर दें, तो हम लोग देखेंगे इसकी एंट्रोपी जितनी घटी, इसकी एंट्रोपी जितनी बढ़ी, उसका एडिशन कर दें, समेशन कर दें, तो हम लोग देखेंगे नेट इफेक्ट पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले देखा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं। इसीलिए ये हीट हमेशा यहाँ से यहाँ आएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आएगी, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में कभी नहीं आ सकती। अगर ऐसा हुआ तो एंट्रोपी घटने लगेगी। अब वो घटेगी कैसे, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये लेके चलना है कि इस केस में सिस्टम एंड सराउंडिंग की अगर हम लोग बात करें, इफ विल टॉक अबाउट द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट मीन्स फॉर अ यूनिवर्स द एंट्रोपी वी हैव टू कीप द चेंज इन एंट्रोपी ds इज इक्वल टू पॉजिटिव। दैट मीन्स यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी। इस केस में ये हीट हमेशा स्पॉन्टेनियसली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को जाएगी ही जाएगी,
ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हीट वापस लो से हाई टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली जाए। वाई एवरीथिंग विल अबॉलिश और डेथ वन डे, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। हम लोग एक दिन आकर के जितना भी लिविंग बींग्स हैं, एक दिन सबकी एक डेथ हो जाती है बेसिकली। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक यूनिवर्स की भी डेथ, हमारी जो यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं, उसकी भी डेथ डिसाइडेड है। और वो होगी कब, उस कंडीशन में एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा, उसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग करना है। उस केस में क्या होगा कि डेथ के केस में अगर यूनिवर्स की डेथ हो गई तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो, दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। वहां पर हम लोग कहेंगे कि एंट्रोपी मैक्सिमम तक पहुंच के स्टेबिलिटी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो गई, मैक्सिमम तक पहुंच के स्टैग्नेंट हो गई यानी रुक गई है, तो उस कंडीशन में चेंज इन एंट्रोपी हमारा जीरो हो जाएगा और दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। एंड दैट मीन्स कोई भी मोशन, कोई भी हीट ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स से कहीं भी कुछ भी नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे दिस इज द डेथ ऑफ यूनिवर्स। अगर हम ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात करें तो उस केस में भी अगर डेथ की हम लोग बात करें तो चेंज इन एंट्रोपी के टर्म्स में अगर हम लोग जाने तो हम लोग देखेंगे द एंट्रोपी इंक्रीजेज मैक्सिमम वैल्यू till the point of stability, and that is after which the change in entropy is zero. In that case, that is the death of body. Why time will never returns to backward? अगर टाइम की हम लोग बात करें, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है, टाइम हमेशा आगे बढ़ रहा है, अगर टाइम पीछे चलेगा तो उस केस में एंट्रोपी घटने लगेगी। ये ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। इस केस में यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का आता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी और टाइम ट्रेवल हमेशा आगे की तरफ होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि टाइम पीछे की तरफ जाए, क्योंकि उस केस में एंट्रोपी, हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी घटने लगेगी। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों को आंसर्स अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी इन्वॉल्व। अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, क्लॉसियस इनइक्वालिटी की बात करें, तो एंट्रोपी को डिफाइन करने के लिए बेसिकली एक क्लॉसियस इनइक्वालिटी इक्वेशन है, जिसमें यह कहा गया कि फॉर साइक्लिक समेशन और इंटीग्रेशन द डी क्यू डेल क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो। और एक दूसरी क्वेश्चन दी गई, दो है क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास, द साइक्लिक इंटीग्रल और समेशन ऑफ, अगर किसी साइकिल के लिए बात करें तो डेल क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन जीरो। ये दो इक्वेशन दे रखी है, लेकिन ये दो इक्वेशन किसके लिए दे रखी है? दिस इज फॉर रिवर्सिबल साइकिल। क्लॉसियस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग फॉर रिवर्सिबल साइकिल, आई एम यूजिंग द वर्ड साइकिल बिकॉज द क्लॉसियस इनइक्वालिटी is not for process, it is only for cycle, it is only applicable for cycle. That means if we'll talk about the reversible cycle, और reversible क्या है इसके बारे में डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। If we'll talk about the reversible cycle, then the net integration of heat transfer divided by T, that integration अगर करें del Q upon T की वैल्यू निकाले तो that must be equal to zero, that must be equal to zero for reversible cycle. And if we'll talk about irreversible cycle, that means if the cycle is not reversible, in that case the cyclic integral of dq by t must be less than 0, or we can say the negative. That means for Clausius inequality we are having two equations. The first one del q upon t must be equal to 0 for the reversible cycle, and for the irreversible cycle that must be less than 0, or we can say negative. यहाँ पर क्लॉसियस ने इक्वलिटी जो इक्वेशन दी है हमारी, वो बेसिकली साइकिल्स के लिए दी है, जिससे कि प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आता है। अगर हम लोग साइक्लिक प्रोसेस को जाने तो हम लोग देखेंगे कि साइकिल बेसिकली क्या है, द नंबर ऑफ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस को अगर ऐड कर दें तो इफ द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट इज सेम, द फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन ऑफ द गैसेस और सब्सटेंस इज सेम, in that case that is known as cycle. रिवर्सिबल के बारे में भी हम लोगों ने पहले बात की, इरिवर्सिबल के बारे में पहले हम लोगों ने बात किया। इफ द साइकिल इज रिवर्सिबल तो वहां पर डेल क्यू बाई टी की वैल्यू 0 लेंगे, अदरवाइज इट मस्ट बी लेस देन 0। एंट्रोपी
इनइक्वालिटी से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इनइक्वालिटी क्लॉसेस में इनइक्वालिटी की बात हम करें तो कैसे कॉन्सेप्ट एंट्रोपी को फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। dq upon t for a reversible process is 0, इसके बारे में हम लोगों ने देखा that the quantity dq upon t is a point function, it is a point function, point function के बारे में डिस्कशन भी हम लोग आगे करेंगे। point function in the sense it is a property of a system, it only depend upon point, it does not depend upon path, hence the property of a system, this property is called entropy। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, if we'll find out the value of dq upon t for a reversible process, if we'll find out the value of dq upon t for the reversible process, that means del q upon t for process, any process 1 to 2 process, but it should be reversible itself. I am not talking about the irreversible process over here, I am strictly concentrated on this reversible process, that for a reversible process if we will find out the value of dq upon t for that process, this must be equal to the change in entropy itself. It is the concept of एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। अगर इक्वेशन की बात करें तो वहां पे एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट Ts की वैल्यू, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, ds की वैल्यू द चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी इक्वल टू द इक्वेशन दैट इज नोन एज dq अपॉन t फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। दैट मीन्स किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम लोग उसका dq निकालें, उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दें, उस केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होगी dq अपॉन t के बराबर होगी। बहुत सी बुक्स में, बहुत से अगर हम लोग बात करें कि काफ़ी जगह ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि dq अपॉन t इज ऑलवेज इक्वल टू ds, dq अपॉन t is always equal to ds. This is wrong. That means dq upon t always is not equal to the change in entropy. यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात ये है, if we'll talk about only reversible process, in that case for reversible process if we'll find out the value of dq divided by t, that is only equal to the change in entropy. If we will find out the value of dq upon t for the irreversible process, this is only the quantity, that is dq upon t, it is not equal to the change in entropy for the system itself. That means अगर irreversible process दे रखा है आपको, उस केस में अगर dq upon t की वैल्यू आपने निकाल ली है तो वो एंट्रोपी नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ dq upon t for the reversible process के लिए हम लोग एंट्रोपी टर्म यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू दिस 1 to 2 फॉर द प्रोसेस, 1 to 2 अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे dq upon t की वैल्यू हमने निकाली, दैट मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इट डिपेंड अपॉन मास। सिंपली जो भी प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंडेंट है उसको हम कहेंगे दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। यूनिट ऑफ एंट्रोपी द किलो जूल पर किलोग्राम, इफ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ 1 किलोग्राम, देन द यूनिट विल बी like kilojoule per kg per Kelvin, kilojoule per kg per Kelvin. So in this term is the in this way we will find out the value of the unit of entropy, specific entropy per unit mass। जो भी एंट्रोपी हम लोग पर यूनिट मास में निकालेंगे किलोजूल पर केजी पर किलोग्राम में, दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम में इंक्रीज विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड डिक्रीज विद द हीट रिजेक्शन। अगर यहाँ से हम लोग देखें S2 upon S1 डेल्टा S ds की वैल्यू, दिस विल इंक्रीज इफ the dq is positive and the dq is positive only when the certain amount of heat is added to the system itself. That means if the certain amount of heat is added to the system itself, for that in that condition the entropy will always increase, and if the certain amount of heat is extracted from the system itself, in that case the heat is rejected. The heat is rejected means the q is dq is negative. In that case the change of entropy is negative, or we can say the entropy of the system will decrease. That means the conclusion, the entropy of a system may increase or decrease, it depend upon that how the certain amount of heat is whether rejected from the system or the certain amount of heat is being added to the system itself. In this way we can say that for a system itself the entropy may increase or decrease depend upon
how Q react. रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस डे क्यू की वैल्यू 0 डेल क्यू की वैल्यू 0 है यहाँ पे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात करें, हीट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम से सराउंडिंग का 0 है, तो उस केस में डेल क्यू की वैल्यू हम लोग 0 कह सकते हैं। और यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे अगर डी क्यू की वैल्यू 0 है तो चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज 0। उस केस में द प्रोसेस नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। दैट मीन्स for a reversible adiabatic process, if dq is equal to 0, that means the change in entropy is 0. If the change in entropy is 0, that means that process is known as isentropic process. इसीलिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन। यहां पे हम लोग देखते हैं, ये एक साइकिल है। दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ साइकिल। Pressure volume diagram, PV diagram. 1 is the state, 2 is the state. Suppose the changes in the system is like that. The state 1 changes from 1 to point 2 via path A. Via path A, यानी प्रेशर वॉल्यूम इस तरीके से चेंज हो रहा है कि ये प्रोसेस कुछ यहां से होकर के जा रहा है, अगेन यहां से, अगेन एट पॉइंट 2 the properties changes in such a way that to return to its original position at point 1 via path B. Third one, if the system is changing in such a manner that the point 2 changes return to its original position, that is at point 1 via path C. So basically we are having three processes over here. The first one is your A, second one is your B, the third one is your C. यहाँ पर कितनी साइकिल्स हैं? 1 A 2 B 1. This is one cycle. 1 A 2 2 C 1. This is another cycle. Basically we are having two cycles. अगर एरो के साथ हम लोग बात करें, यहाँ पे two reversible cycle की बात हो रही है. We are talking about the two reversible cycle. Now one of the most important thing that taken into consideration that the cycle is said to be reversible only if all the process involved in the cycle are reversible. That means if this cycle is reversible, that means all the processes involved in this cycle must be reversible process. यानी रिवर्सिबल साइकिल तभी कहलाएगी जब रिवर्सिबल साइकिल में जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं सारे के सारे रिवर्सिबल होंगे। अगर एक भी प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ तो वो कंप्लीट साइकिल हमारी इरिवर्सिबल कहलाएगी। दैट मीन्स दैट इन दैट कंडीशन द साइकिल विल बी इरिवर्सिबल। लेकिन यहाँ पे दिस इज रिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल, दैट मीन्स दिस साइकिल 1A2 2B1 is reversible. This reversible, this reversible, that means the cycle 1A2 2C1 is reversible. इस बात को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि कभी कभी होता है कि एक साइकिल अगर रिवर्सिबल होगी तो उसको भी रिवर्सिबल कह लेते हैं, जो भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर रिवर्सिबल साइकिल है तो उस कंडीशन में ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व मस्ट बी रिवर्सिबल। अब देखते हैं 1 से 2 हम लोग गए, 1 से 2 चेंज हुआ, डी क्यू अपॉन टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। 1 to 2 वाया पाथ पी, डी क्यू अपॉन टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। क्यों? एक साइकिल है 1 to 2 वाया पाथ ए, 1 to 2 वाया पाथ ए इज इक्वल 1 to 2 वाया पाथ ए, वन प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस, 2B1 वाया पाथ बी, this is second reversible process, the combination is reversible cycle. This is one reversible process, this is another reversible process, the combination is reversible cycle. In that case, for a reversible cycle, according to Clausius inequality, it says that for reversible cycle the dq upon t for the cycle itself must be equal to 0. In that case, ये क्वेश्चन Clausius inequality से आई। From Clausius theorem 1 से 2 गए वाया पाथ ए, 2 से रिटर्न होकर के बी पाथ से 1 पे चले गए, पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। इस कंडीशन में दोनों को एडिशन किया, अलजेब्रिक सम किया, डी क्यू अपॉन टी, डी क्यू अपॉन टी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब दूसरी साइकिल की बात करते हैं, 1A2 डी क्यू अपॉन टी निकाल लिया, 2C1 रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल साइकिल, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी क्यू अपॉन टी फ्रॉम 2C1।
1 2 via A, 1 reversible process, 2 1 via C, second reversible process. This must be equal to 0 from closest statement. इन दोनों को इक्विलेट कर लीजिए, होगा क्या, ये दोनों अगर कैंसिल कर दें तो यहां पर हम लोग देखेंगे दिस इज इक्वल, दैट मीन्स 2 to 1 via path B dq upon t is equal to 2 to 1 via path C dq upon t. That means अगर 1 से 1 होकर के 2 तक जाएं या 1 से B 2 से B 1 तक जाएं B पाथ से, और 2 से C 1 तक जाएं रिवर्सल प्रोसेस के लिए C पाथ से, B पाथ से, C पाथ से, यानी दोनों की वैल्यू बराबर होगी। और हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है पिछली क्लास में कि दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी फॉर द रिवर्सिबल साइकिल, दिस मस्ट बी इक्वल टू फॉर द चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। इन दिस वे ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि dq अपॉन t जो एंट्रोपी के बराबर है उसकी वैल्यू कभी भी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज पॉइंट फंक्शन, इट ओनली डिपेंड अपॉन पॉइंट एंड कंडीशन, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू ds. द चेंज इन एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन, इट ओनली डिपेंड अपॉन पॉइंट्स। इन दिस वे हम लोगों ने देखा कि पॉइंट फंक्शन क्या है, एंट्रोपी क्या है, उसके बारे में डिस्कशन किया। अब आगे के लेक्चर्स में और हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। नमस्कार।